डॉक्टर्स डे पर पूरा देश ईश्वर के दूसरे रूप यानी डॉक्टर्स को सलाम कर रहा है और इसकी वजह है जब पूरा देश घरों में कैद था तब 24 घंटे की ड्यूटी देकर डॉक्टर की टीम ने 130 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम किया। पॉजिटिव से नेगेटिव पेशेंट को देखने के लिए दिन रात डॉक्टर्स की टीम मुस्तैद रही। वहीं आज भी उसी सक्रियता के साथ काम में जुटी है। हालांकि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन कोरोना के संकट काल में डॉक्टरों ने एक बार फिर खुद को धरती का भगवान साबित किया है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाई है। अपने परिवार और बच्चों से खुद को आइसोलेट कर कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में काम किया। संक्रमण की तुलना में मौत का दर कम होने के पीछे डॉक्टरों के समर्पण का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि देश के पीएम भी इनका आभार जता रहे हैं। आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। घर से ज्यादा पेशेंट को टाइम देना कोरोना काल में डॉक्टर्स की ये खासियत रही, जिसके चलते आज दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले देश में संक्रमण से मौतों का आंकड़ा कम दिख रहा है। यही वजह है कि सियासत में आपस में उलझने वाले नेता आज के दिन एक सुर में डॉक्टर्स के योगदान की सराहना कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने डॉक्टर्स डे पर उनको सलाम किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर में लिखा, हर उस पल के लिए जो आप किसी का जीवन बचाने में लगाते हैं, थैंक यू डॉक्टर्स, हम आपके आभारी है। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, हम उन निस्वार्थ स्वर्ग दूतों के बहुत आभारी है जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो है ये भगवान से कम नहीं है। लोगों की जिंदगी को बचाना, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करके, ऐसा कोई प्रोफेशन दुनिया में नहीं है। और राजस्थान में जिस ढंग से एक टीम भावना के रूप में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जितने चिकित्सा संवर्ग के लोग हैं, जिनमें हमारे चिकित्सक भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आज भी इस महामारी के खिलाफ जूझ रहे हैं। चाहे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो, चाहे कोरोना का प्रबंधन हो, हर काम में राजस्थान को अग्रणी रखा है। सारा हिंदुस्तान जिस सम्मान के साथ इस कोरोना के इस महा संकट में डॉक्टर्स ने जिस प्रकार से अपने जीवन के साथ खेल करके भी लोगों को बचाने का प्रयास किया, और वैसे भी हम पहले से ही भगवान के बाद डॉक्टर को मानते हैं, और वास्तव में इस कोरोना के महान संकट में उन्होंने जिस समर्पण के साथ जनता को बचाने का प्रयास किया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत उनका स्वागत। आर्थिक युग में कई बार इस पेशे पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी धरती के इस भगवान ने हर कठिन समय में परीक्षा दी और अपने आप को साबित करके दिखाया। जन टीवी परिवार अपने तमाम दर्शकों की ओर से डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स टीम को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबसे पहले हम डॉक्टर्स डे पे सभी उन चिकित्सकों को सलाम करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं जो निश्चित रूप से पर्टिकुलर डे के लिए तो जाने जाते हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक जो बड़ी जंग 17 महीने से पूरी दुनिया लड़ रही है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और ये कहें कि फ्रंट वॉरियर के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। निश्चित रूप से अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों की जान बचाई है। सैल्यूट करते हैं हम। भगवान का रूप है, भगवान देखा कि कहीं नहीं जाता, लेकिन हमारे कर्म अपने भगवान का एक एहसास कराते हैं जो हमारे लिए जीते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पीआर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रमन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी हमारे साथ वो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। मैं रमन शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा रमन शर्मा साहब के लिए। राजस्थान में जब पहली फोन चार्ज नहीं कि यानी कि इटली का एक डेलीगेशन जिसका पता चला कि कोरोना के पेशेंट हैं, और जब उस वक्त जब पूरी दुनिया में कोरोना के नाम को भी स्लोली बोलते थे कि कोरोना हो गया, कोई बोलता नहीं था जैसे धीरे बोलने से कोरोना चला जाएगा, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं। तब उन पेशेंट्स को ठीक करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी और भूमिका अदा की, और ना केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं, भारत और दुनिया में इन लोगों ने एक जो इजाहत किया अपना एक अपनी तरीके से एक सॉल्यूशन, उससे काम में लिया। कोरोना की कोई परमानेंट दवा नहीं है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल में जो सफल होती है हम उसी को दवा मान के चलते हैं, और सैल्यूट है रमन शर्मा साहब को। मैं सर आपके पास आना चाहूंगा। हमेशा तो आप लोगों के सामने चुनौती होती है, लेकिन कोविड एक अलग चुनौती रही और आप लोगों ने उसे फेस भी किया। सर क्या एक्सपीरियंस रहा इस दौरान आपका? जी, कोविड एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बीमारी थी, क्योंकि शुरू में जैसे आपने बताया चालू जब हुई जयपुर में, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लिटरेचर भी नहीं था, पर फिर भी जो चाइना का मॉडल था उसको फॉलो करते हुए हमने जो पुराना मॉडल था सार्स और मर्स का, उसको देखते हुए आगे क्लिनिकल टीचिंग्स करी। उसके कारण हमें पता चला कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें रूप की। तो जब ये हमारे पास केसेस आने चालू हुए, शुरू में 2 मार्च को पहला केस आया था 2020 में, तो हम एक तरह से तैयार थे कि क्योंकि ये अल्टीमेटली आना ही था, तो उसके बाद हमने ये प्रोटोकॉल बनाया शाम को बैठ के एक पूरी टीम वर्क के साथ, और काफी माइंड स्टॉर्मिंग सेशन हमने किया, और उसमें देखा कि क्या क्या दवाइयां जो वुहान एरिया में शुरू में चालू करी थी, तो उसमें हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस किए और उसके रिजल्ट भी अच्छे रहे। हालांकि वो धीरे धीरे आज की तारीख में भी कोई ऐसी इफेक्टिव एंटीवायरल दवाई नहीं बनी, पर फिर भी यूजफुल रही कुछ एक्सटेंट तक। इसको मैं कहना चाहूंगा कि काफी हद तक एक्सटेंट यूजफुल भी रही वो दवाइयां, और उसके बाद हमने चालू किया, उसके बाद काफी एक्सपीरियंस हो गया और धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने बहुत मजबूत बना लिया, और एज अ टीम वर्क हमने मिलजुल के काम किया। और जैसा देखा सेकेंड वेव में भी काफी तैयारियां के साथ हम लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और काफी सीरियस पेशेंट्स भी बाहर निकल के आए हैं। पर जब शुरू में चालू किया था हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस बीमारी में क्या काम में आएगा, क्या काम में नहीं आएगा, कैसे कुछ करना है, क्या नहीं करना। बट जो भी रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट्स थे उनको हमने बड़ा अच्छी तरह से डायबिटीज कंट्रोल किया, और रेगुलर टीचिंग्स के माध्यम से जो भी अपडेटेड लिटरेचर था उसको यूज किया, और मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक जयपुर और राजस्थान उसमें कामयाब रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से आप लोगों की यही एक तरह से मैं कहूंगा कि क्लिनिकल शोध भी कहें, इसे एक रिसर्च भी कह सकते हैं हम, कि किस तरह से बिना किसी लिटरेचर के भी हम लोगों ने एक ऐसा परफॉर्मा तैयार किया कि ताकि उससे कोविड पेशेंट्स बाहर आ सके, और निश्चित रूप से उस जंग में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डॉक्टर पीआर गुप्ता साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, आपने एक चिकित्सक की भूमिका के साथ साथ
आपने एक एडवाइजर की भूमिका में भी आप लोग रहे और बहुत समय समय पे कोविड से कैसे निपटना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, वो भूमिका में भी आप लोग रहे। तो सर इस एक्सपीरियंस को आपके को हम जरा दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। दोहरी भूमिका आप लोगों ने अदा की। जी, निश्चित तौर पर ये दोहरी भूमिका थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थी। ये मैं रमन शर्मा जी को और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सर्वप्रथम एक अदृश्य शत्रु से लड़ाई की शुरुआत की। हम लोग इस फील्ड में बाद में आए थे, क्योंकि जो शुरू में जो इटली के केसेस आए थे वो SMS में ऐड किए थे, और जैसे जैसे कोरोना की प्रथम वेव आई और मुख्यतः मैंने तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ही पेशेंट्स का किया, क्योंकि उस समय वैक्सीन नहीं लगा था और मेरी एज और डायबिटीज के कारण मुझे वार्ड में जाना अलाउड भी नहीं था। इसलिए मैंने पूर्णतया ऑनलाइन ट्रीटमेंट पेशेंट्स का किया, लेकिन ऑनलाइन ट्रीटमेंट को इतना सरल और पेशेंट फ्रेंडली बनाया कि पेशेंट को ये लगा ही नहीं कि मैं डॉक्टर उनके पास नहीं हूँ, और यही मेरे ट्रीटमेंट की सफलता थी कि मरीजों ने उसको सराहा और उससे मरीज ठीक हुए। और ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, मुझे पहले पता नहीं था ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और बाद में तो ऐसा मॉडल बन गया कि सेकंड वेव में मैं इस ट्रीटमेंट को काफी मरीजों को हेल्प करने में कामयाब रहा। जी निश्चित रूप से देखिए, हम कोरोना का नाम सुनकर के भी हम डर जाते, कांप उठते हैं, लेकिन ये वो चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना पेशेंट के साथ में उसे दुलारते हुए, उसे आत्म सम्मान देते हुए, उसमें मनोबल बढ़ाते हुए उसको इस पेंडेमिक से बाहर लाने की पूरी कोशिश की है। आपको ध्यान होगा कि सेकेंड वेव में जब डेल्टा वायरस जिस तरह से घर करता जा रहा था, उस समय बड़े हालात इस तरह के बन गए थे कि अब क्या होगा, लेकिन हमारे चिकित्सक के पेशेंट के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ में अपनत्व की भूमिका अदा की उन्होंने, चिकित्सक के साथ साथ उनका मनोबल टूटने नहीं दिया, क्योंकि सांसें टूट रही थी, लेकिन उनके अटेंडेंट हो, क्योंकि ये हम मान के चल रहे थे कि जो पेशेंट के साथ है ये पक्का ही वो कोविड पेशेंट बन सकता है, उसकी संभावनाएं होती हैं, लेकिन चिकित्सकों ने पूरी तरह से, अब कहें कि साहब पीपी किट पहने हुए थे, पीपी किट को आम इंसान, मैं दावा कर सकता हूं, 1 घंटे से ज्यादा वियर नहीं कर सकता, उसे पहन नहीं सकता। हमारे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ सुबह से रात तक, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पीपी किट में किस तरह से पूरी बॉडी गीली, एक तरह से हमने देखा है कि किस तरह से पसीने टपकते हैं, लेकिन वो काम कर रहे होते थे। पहली वेव में बहुत सारे लोगों को उनका बर्थडे वार्ड में मना रहे हैं, वो चिकित्सक जिन्होंने पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस पेंडेमिक से बाहर लाने की हर कोशिश की, हर तरह का एक नुस्खा ज़ाहद किया, वो चाहे मनोबल बढ़ाने के लिहाज से हो, आपकी ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए हो, आपका, मैं कहूंगा कि आपकी उम्र बढ़ाने के लिए, अगर आपको इलाज सफल मिला, आप जिंदगी जी रहे हैं, तो आपकी उम्र डॉक्टर्स ने बढ़ाई है। मैं डॉक्टर शिव गौतम साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका एक अलग तरह का एक एक्सपीरियंस रहा, मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आप एक चिकित्सक के साथ साथ, आपको सैल्यूट करूंगा मैं कि आप एक लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रहने के बाद इस जंग को जीत करके आए। ये एक चिकित्सक होने के नाते आप जंग जीत पाए या फिर कोई दूसरा कारण रहा? 22 मार्च से कोरोना जब से शुरू हुआ, हालांकि 2020 में यस सर, तो उस समय हमने अपने अस्पताल में निश्चय किया था कि हालांकि डायरेक्ट हमारे पास कोविड के पेशेंट नहीं आते, लेकिन कौन रोगी कोविड से पीड़ित है इसकी हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए हमने पूरी सुरक्षा के साथ 3 डॉक्टर्स हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं, डॉक्टर मनस्वी और डॉक्टर अनीता, हम लोग पूरी सुरक्षा के साथ काम कर रहे थे और 25 नवंबर तक हमने रेगुलर सर्विसेज दी। कुछ लोग पॉजिटिव से नेगेटिव होके भी आए, लेकिन सौभाग्य से, दुर्भाग्य से, कैसे भी कहें, हम तीनों डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हॉस्पिटल में। और आप सोचिए कि 4 एडल्ट्स एक फैमिली में हैं, चारों कोरोना पॉजिटिव हैं, इंक्लूडिंग माय वाइफ, और वो बच्चों को मैनेज करना, हॉस्पिटल को मैनेज करना, कैसे काम करेंगे। तो 29 नवंबर को मेरा एडमिशन हुआ राजस्थान हॉस्पिटल के आईसीयू में, और मैं 51 डेज तक लगातार मेडिकल आईसीयू में रहा। और कौन सा कोविड का कॉम्प्लिकेशन नहीं है
चाहे वो बायलेटरल न्यूमोनिया हो, चाहे अर्ली स्टेज ऑफ इस्केमिक कार्डियक फेलियर हो, डिहाइड्रेशन हो, सारे कॉम्प्लिकेशंस मुझे हुए। इसकी मैं डिटेल में बातचीत अभी नहीं करना चाहूंगा। यस सर। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि कोविड होने से पहले रोगी के मन में जो आशंका होती है, डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है। मेरे पास सामान्य लोगों के टेलीफोन आए जिनको कोविड पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन कोविड के डर की वजह से उनको मानसिक परेशानियां थी और उनको हम टेलीफोनिकली एडवाइस कर रहे थे, और हल्का सा कोई एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी देना हो तो वो भी दे रहे थे। उसके बाद जब मेरा अपना 51 दिन तक कंटिन्यूअस आईसीयू में मैं रहा, तो मुझे लगता है कि 4 चीजें इसमें काम आती हैं। पहली चीज, रोगी का स्वयं का संकल्प, ये मुझे ठीक होना है, स्ट्रॉन्ग विल एंड पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने हमेशा अपने मन में ये रखा कि मुझे वापस ठीक होके घर जाना है और अपने बचे हुए काम पूरे करने। उसके बाद आईसीयू के 51 दिन के दरमियान फिजियोथेरेपी और जो एक्टिविटी चल रही थी, दवाएं चल रही थी, उसके अलावा जितना समय बचा, मेरा फेवरेट पुस्तक है भगवत गीता, जिस पर मेरा अपना शोध है मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। आप उसके आज जिक्र नहीं करूंगा। YouTube पर मैंने बहुत लिखा है, उसके बारे में कहा भी है, और बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो कि मेरे चैनल पे डॉक्टर शिव गौतम हेल्थ एजुकेशन पे अवेलेबल है। तो वो मैंने मंगा के दोबारा से पढ़ी। ऋग्वेद मैंने पढ़ा और बहुत सारी साइकोलॉजिकल बुक्स जो कि पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड है वो मैं पढ़ता रहा। और मैंने उसी दिन अपनी डायरी मंगा ली कि मैं अपनी बीमारी के हर अनुभव को वेंटिलेटर पे इस पे मॉनिटर पे जो रीडिंग्स थी, ब्लड प्रेशर की, हार्ट रेट की, ऑक्सीजन लेवल की और रेस्पिरेटरी रेट, उस रीडिंग के साथ साथ क्या मेरे ऊपर प्रभाव होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट, मैं अपनी डायरी में लिखता चला गया। सामाजिक अनुभव, शारीरिक अनुभव, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, और वो डायरी मैंने लगातार लिखी सिर्फ उन 2 दिनों के, जब मैं ऑलमोस्ट ट्रूपरोज रहा। और उसके बाद लौट के आने के बाद भी, हालांकि मैं 45 डेज बाद में भी ऑक्सीजन पे रहा अपने घर पर भी, 3 महीने के ऑक्सीजन के दरमियान भी पोस्ट कोविड पीरियड में क्या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए वो मैंने लगातार की। और अब भी मैं अपने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ मजबूती से खेल रहा हूँ। अब मैं दोनों 3 क्योंकि डॉक्टर साहब आपका ये एक्सपीरियंस शेयर कराना इस वजह से जरूरी था कि एक चिकित्सक की भूमिका में रहते हुए आपको कोविड ने घेरा और किस तरह से आप बाहर निकल करके आए। निश्चित रूप से आपने प्रैक्टिकली देखा है कि हम आईसीयू में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे हमारा मनोबल को बढ़ाए रखना चाहिए, वो आपका एक्सपीरियंस हमें शेयर करना बहुत जरूरी था। मैं डॉक्टर रमन शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, जंग अभी जारी है और हम हारे भी नहीं अभी तक और हारेंगे भी नहीं। ये आप लोगों की वजह से सबको भरोसा है, राजस्थान को भरोसा है, भारत को भरोसा है, दुनिया को भरोसा है। निश्चित रूप से आप लोगों के दूसरे कंट्रीज के साथ में भी आप लोग कुछ जर्नल्स जो छपते होंगे उनको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते होंगे। सर, अभी जो भूमिका है, क्योंकि मैं पहले भी चर्चा की थी कि डॉक्टर्स डे अभी जो हम मना रहे हैं बहुत डिफरेंट वे में मना रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक के बीच हैं और निश्चित रूप से आप लोगों का भी अपना परिवार होता है। मैं थोड़ा फीलिंग शेयर करना चाहूंगा। आप अभी भी रेगुलरली, क्योंकि एक आप फिजिशियन है, किसी व्यक्ति को आता है कि मुझे फीवर हो रहा है सर, आपके पास आता है खांसी जुकाम है, क्योंकि आरटीपीसीआर में भी बहुत जगह ये हुआ कि नेगेटिव आ रहा है लेकिन लंग्स का पता लगा कि उसमें जो इन्फेक्शन है उसका जो चेस्ट का हम स्कैन कराते हो तो 14 जा रहा है। बहुत सारे केस हैं। ऐसे स्थिति में सर आप किस तरह से प्रिकॉशन करते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आरटीपीसीआर पॉजिटिविटी का सवाल है, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। जैसे फीवर आ रहा है, गला खराब है, खांसी है और हमें लग रहा है, अभी तो पेंडेमिक चल ही रहा था अभी तक, तो उसमें हम क्लिनिकल जजमेंट देख के उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ये पॉसिबिलिटी ऑफ कोविड बहुत स्ट्रांग रहती है इसमें। तो इसमें हम एक दूसरा मेथड भी, अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो एक HRCT स्कैन करा के देख लेते हैं, उसमें बायलेटरल निमोनिया। तो अभी हम यही लेके चल रहे हैं कि दूसरे इन्फ्लुएंजा वगैरह तो अभी आ नहीं रहे, दूसरा निमोनिया भी बिल्कुल कम हो गया था पिछली सर्दियों में,
तो उसको यही मान रहे हैं कि कोविड निमोनिया है, और वो कुछ मार्कर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये कोविड की तरफ जा रहा है। तो उसको देखते हुए प्रोटोकॉल बनाया जाता है और उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ सरकार ने हमसे मांगा है कि आपकी थर्ड वेव के लिए क्या तैयारियां हैं, तो उसका हमने भी प्रोटोकॉल बना दिया है। उसमें ये बताया गया कि एग्जिस्टेंट अभी तक क्या था और आगे क्या होना चाहिए। तो नोवल जो मोडालिटीज हैं उसमें कुछ नई दवाइयां आई हैं, जैसे आपने रेमडेसिविर का खूब नाम सुना होगा। तो रेमडेसिविर का एक नैरो थेरेपेटिक एरिया है जहां पे वो यूज किया जा सकता है। उसके साथ दूसरी नई दवाइयां आई हैं, वो जोड़ के हमने बताई हैं। अब अपने को ये एक कुछ पिछले एक्सपीरियंस से एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि डेक्सामेथासोन या स्टीरॉइड नाम की जो दवाइयां हैं उसका आज पूरी चर्चा हो रही है पूरी तरह से, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव काफी देखने को मिले। तो ये शुरू से हमने कहा जा रहा था कि इसका जो प्रोटोकॉल है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। यूजुअली जो लो डोज ऑफ स्टीरॉइड यूज करते हैं तो हमने उसको थर्ड वेव के लिए भी रखा है कि 10 दिन से ज्यादा ना दिया जाए, और मरीज जल्दी ठीक हो जाए तो 10 दिन से कम में। पर इतना ज्यादा वायरल रेप्लिकेशन फेस में भी शुरू के दिन में पहले दिन ही स्टीरॉइड दे दिया जाता है, उसके कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस टाइप की चीजें काफी आ गई हैं। तो और दूसरा अब लेटेस्ट तीसरी चीज जो लाइफ सेविंग है वो हेपेरिन, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए पिछले प्रोटोकॉल में ये था कि 2 बार हेपेरिन दिया जाए, सुबह और शाम। अब नया प्रोटोकॉल ये आ रहा है कि 1 बार ही सफिशिएंट है। तो कम से कम दवाई, उचित मात्रा में दवाई और राइट टाइम पे राइट मेडिसिन, यही एक संदेश है कि जो बहुत जरूरी है अपने को आगे थर्ड वेव में करने का और पुराने सेकेंड वेव के एक्सपीरियंस को देखते हुए इस्तेमाल करने का। बिल्कुल। गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा। रमन शर्मा साहब ने बिल्कुल कहा, क्योंकि आप लोगों का एक मैसेज बहुत महत्व रखता है। दर्शक जो सुनते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा इस तरह के सिम्टम है, डॉक्टर साहब ने ये बात कही थी, हमें एक बार चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए। यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तीसरी वेव का खतरा बताया जाता है कि आ सकता है, लेकिन अगर वैक्सीनेट होंगे, चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो शायद बच सकते हैं। तो हम आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा और सामने जो खतरा दिखाई दे रहा है, तो उसको किस तरह से हम उसके बीच सामंजस्य बैठाना है, कैसे करेंगे हम? देखिए, ऐसा है कि कोविड में जो 2 दवाइयां निश्चित तौर पर कारगर रही हैं, उनमें एक है स्टीरॉइड और दूसरी है ब्लड थिनर्स। तो इन 2 दवाइयों को उचित मात्रा में, उचित समय पर और उचित समय तक यदि यूज करेंगे तो ये निश्चित तौर पर कोविड के जो दुष्प्रभाव हैं उनको बचाने में हमारी मदद करेंगे। अभी तक कोविड वायरस के विरुद्ध हमारे पास कोई कारगर दवाई नहीं है, इसलिए जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको बचाने के लिए इन 2 दवाइयों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो और बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पेट की खराबी है, दस्त है, इनका भी समय के अनुसार अनुकूल उपाय करना जरूरी है। बहुत से मरीज जो मुंह से गोलियां खाकर डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे थे, उनको हमें इंसुलिन पे लेना पड़ा, क्योंकि डायबिटीज का कंट्रोल बहुत जरूरी है। और जो स्टेरॉइड हम यूज करते हैं उससे भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और ये सब चीजें जो है वो प्रोटोकॉल में जोड़ के और तीसरी वेव का सामना जी, मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, डॉक्टर शिव गौतम साहब के पास में। जी, जब भी कोई महामारी या कोई आपदा या कोई विपरीत परिस्थितियां जिन्हें हम लंबे समय से फेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साइकोलॉजी पर बड़ा असर आता है उसका, कोई भी हो चाहे वो। हम जो परिस्थिति, ऐसी स्थिति भी देखते हैं कि हम दूसरे की तकलीफ को भी हम उस नजरिए से देखते हैं कि ओ गॉड ये क्या हुआ, हमारे पे उसका भी असर आता है। दुनिया में सर इस वक्त मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी एक बड़ी आवश्यकता है। तो सर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, हम जो देख रहे हैं आज और भविष्य में, अभी फुल स्टॉप लगा नहीं है उस पर, अभी वेव को लेकर एक्सक्लेमेटरी साइनें आ भी सकती, नहीं भी आएगी, जो भी स्थिति होगी, क्योंकि ये जो वेरिएंट आ रहा है इसका क्या म्यूटेंट होगा, कैसे अपनी रंगत बदल रहा है, क्या रूप बदल रहा है, कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि हिस्ट्री कुछ आ नहीं रही भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। तो सर ऐसी पोजीशन में हमें क्या ख्याल रखना होगा ताकि आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहे? हमारे सामने इस समय 2 चैलेंजेस हैं सर। क्या करें? पहला चैलेंज तो है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, इसकी एंटीसिपेटरी एंजाइटी लोगों में बहुत है।
राइट सर। आए दिन लोग मुझसे, फॉर्चुनेटली अब मैं वीडियो कॉल पर पेशेंट्स देखने लगा हूँ और 3 घंटे प्रतिदिन मैं वीडियो कॉल से अपने पेशेंट्स को सबको देखता हूँ। बाकी मेरे जूनियर विंग के डॉक्टर्स हैं, वो सारे संभाल रहे हैं और मेरे लिए मैं उन्हीं को देखता हूँ जो इंसिस्ट करते हैं कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। तो एंटीसिपेटरी एंजाइटी जो है वो इतनी ज्यादा है पहले से ही कि साहब क्या होगा, और ये एंजाइटी ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों में जो डर है उसको एलिविएट करने की आवश्यकता होती है। इसमें इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, अवसाद होता है, डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, इंसोम्निया, नींद की कमी, इनवेरिएबली ऐसे पेशेंट्स में अनिद्रा हो जाती है या डिस्टर्ब्ड स्लीप हो जाती है। और उसके अलावा होपलेसनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको काउंसलिंग के माध्यम से और समझाइश के माध्यम से ठीक करना बहुत आवश्यक है। तो पहली चीज तो मैं ये मानता हूं कि हमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी को दूर करने के लिए, जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से प्रयास करना बहुत जरूरी है। जो कि शारीरिक प्रोटोकॉल जो रमन साहब ने बताया अभी, वो हमारे प्रोटोकॉल में मेंटल हेल्थ कंपोनेंट को लगाना बहुत जरूरी है। और जितना हम मेंटल हेल्थ कंपोनेंट को उसके साथ रखेंगे तो हमारा फियर कम हो जाएगा और लेवल ऑफ मेडिकेशन जो आवश्यक है उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी जी। तो पहला चैलेंज तो हमारे सामने ये है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, वो पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस जो लोगों के हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है और जरा सा वो एफर्ट करता है तो 95 में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल होना चाहिए वो खट से 85 आ जाता है। और जैसे 85 आता है उस पेशेंट को एंजाइटी हो जाती है कि ये लो, मैं तो अभी ठीक नहीं हुआ। जबकि वही व्यक्ति अगर 2 मिनट बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, दीर्घ श्वास करे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करे, तो आई एम श्योर, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव भी है, तो उससे उसका ठीक हो जाता है। तो हमने हमारे हॉस्पिटल में एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कल से ही हम शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा समय का अभाव है, एक आधा मिनट लूंगा सर। फ्री रिहेबिलिटेशन ऑफ लंग्स, इसके सर्विसेज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं और बाकायदा इन लोगों को एक फिजियोथेरेपी के माध्यम से, एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के माध्यम से पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भी हमें ट्रीट करना बहुत जरूरी है। राइट सर, निश्चित रूप से देखिए कभी भी कुछ इस तरह की होती है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि कभी भी पेंडेमिक का दौर होता है तो हमें जिसको वो बीमारी हो उसके पोस्ट इफेक्ट्स आ सकते हैं, अक्सर देखा जाता है, जिसका हमने जिक्र भी किया है। दूसरा साइकोलॉजी पर जरूरी नहीं है जो पेशेंट है उसकी पे तो आ ही सकता है, उसके आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने देखा उस पर बहुत असर आता है। तो हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दक्ष और सक्षम रहना है, ये बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, आप तभी लड़ाई लड़ पाएंगे। एक जवान जब सोल्जर के रूप में वो सीमा पे जाता है तो हम उसका ख्याल रखते हैं कि वो पहले स्वस्थ रहेगा तभी वो युद्ध लड़ पाएगा। अगर वो सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। हाँ, अगर उसके पाँव में लगी हुई होगी, फीवर हो रहा होगा या कहीं पे लगेगा कि उसके फुंसियां हो रही हैं, तो वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हर व्यक्ति वॉरियर है। आप इसी मायने में वॉरियर हैं कि आप अगर कोई काम नहीं है, बेवजह अगर आप नहीं घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको भी सैल्यूट करना बनता है कि आप उन लोगों के लिए खुद सरदर्द नहीं बन रहे हैं। हम देखते हैं अक्सर कि जिनको कोई काम नहीं है तो भी झुंड के झुंड चल रहे हैं। आप बाहर मत जाइए, काम में तो जरूर जाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको। सरकारों ने इसी वजह से लॉकडाउन को विड्रॉ किया है कि आप लोग काम कर सकें। लेकिन अगर बेवजह आप घूम रहे हैं, कहीं पे भी जाके आप थूक रहे हैं, आप साथ में बीमारी लेके आ सकते हैं, दे के आ सकते हैं। कोरोना सबके साथ में रिश्तेदारी निभा सकता है। वो कभी ये नहीं करता है कि दुनिया में अभी जो मैं देख रहा हूँ 21वीं सदी में, एक यही तो एक ऐसा है कि जिसको सब एक नजरिए से देखता है। वो गरीब, अमीर, भूखा, नंगा सबको एक नजर से देखता है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए। शायद डॉक्टर्स को हम सैल्यूट तभी पूरी कर पाएंगे कि जब निश्चित रूप से उनके प्रोटोकॉल को हम फॉलो भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगेन डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबसे पहले हम डॉक्टर्स डे पे सभी उन चिकित्सकों को सलाम करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं जो निश्चित रूप से पर्टिकुलर डे के लिए तो जाने जाते हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक जो बड़ी जंग 17 महीने से पूरी दुनिया लड़ रही है
उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और ये कहें कि फ्रंट वॉरियर के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। निश्चित रूप से अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों की जान बचाई है। सैल्यूट करते हैं हम। भगवान का रूप है, भगवान देखा कि कहीं नहीं जाता, लेकिन हमारे कर्म हमें भगवान का एक एहसास कराते हैं जो हमारी जीते हैं। चलिए मैं इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पी.आर. साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रमन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी हमारे साथ वो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। मैं रमन शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा रमन शर्मा साहब के लिए। राजस्थान में जब पहली ये फोन चार्ज नहीं है कि एंटी यानी कि इटली का एक डेलीगेशन जिसका पता चला कि कोरोना के पेशेंट हैं, और जब उस वक्त जब पूरी दुनिया में कोरोना के नाम को भी स्लोली बोलते थे कि कोरोना हो गया, कोई बोलता नहीं था जैसे धीरे बोलने से कोरोना चला जाएगा, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं। तब उन पेशेंट्स को ठीक करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी और भूमिका अदा की, और ना केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं, भारत और दुनिया में इन लोगों ने एक जो इजाहत किया अपना एक अपनी तरीके से एक सॉल्यूशन, उससे काम भी लिया। कोरोना की कोई परमानेंट दवा नहीं है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल में जो सफल होती है हम उसी को दवा मान के चलते हैं। और सैल्यूट है रमन शर्मा साहब को। मैं सर आपके पास आना चाहूंगा। हमेशा तो आप लोगों के सामने चुनौती होती है, लेकिन कोविड एक अलग चुनौती रही और आप लोगों ने उसे फेस भी किया। सर क्या एक्सपीरियंस रहा इस दौरान आपका? जी, कोविड एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बीमारी थी, क्योंकि शुरू में जैसे आपने बताया चालू जब हुई जयपुर में, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लिटरेचर भी नहीं था, पर फिर भी जो चाइना का मॉडल था उसको फॉलो करते हुए हमने जो पुराना मॉडल था सार्स और मर्स का, उसको देखते हुए आगे क्लिनिकल टीचिंग्स करी। उसके कारण हमें पता चला कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें रूप की। तो जब ये हमारे पास केसेस आने चालू हुए, शुरू में 2 मार्च को पहला केस आया था 2020 में, तो हम एक तरह से तैयार थे कि क्योंकि ये अल्टीमेटली आना ही था, तो उसके बाद हमने ये प्रोटोकॉल बनाया शाम को बैठ के एक पूरी टीम वर्क के साथ, और काफी माइंड स्टॉर्मिंग सेशन हमने किया, और उसमें देखा कि क्या क्या दवाइयां जो वुहान एरिया में शुरू में चालू करी थी, तो उसमें हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस किए और उसके रिजल्ट भी अच्छे रहे। हालांकि वो धीरे धीरे आज की तारीख में भी कोई ऐसी इफेक्टिव एंटीवायरल दवाई नहीं बनी, पर फिर भी यूजफुल रही कुछ एक्सटेंट तक। इसको मैं कहना चाहूंगा कि काफी हद तक एक्सटेंट यूजफुल भी रही वो दवाइयां, और उसके बाद हमने चालू किया, उसके बाद काफी एक्सपीरियंस हो गया और धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने बहुत मजबूत बना लिया, और एज अ टीम वर्क हमने मिलजुल के काम किया। और जैसा देखा सेकेंड वेव में भी काफी तैयारियां के साथ हम लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और काफी सीरियस पेशेंट्स भी बाहर निकल के आए हैं। पर जब शुरू में चालू किया था हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस बीमारी में क्या काम में आएगा, क्या काम में नहीं आएगा, कैसे कुछ करना है, क्या नहीं करना। बट जो भी रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट्स थे उनको हमने बड़ा अच्छी तरह से डायबिटीज कंट्रोल किया, और रेगुलर टीचिंग्स के माध्यम से जो भी अपडेटेड लिटरेचर था उसको यूज किया, और मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक जयपुर और राजस्थान उसमें कामयाब रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से आप लोगों की यही एक तरह से मैं कहूंगा कि क्लिनिकल शोध भी कहें, इसे एक रिसर्च भी कह सकते हैं हम, कि किस तरह से बिना किसी लिटरेचर के भी हम लोगों ने एक ऐसा परफॉर्मा तैयार किया कि ताकि उससे कोविड पेशेंट्स बाहर आ सके, और निश्चित रूप से उस जंग में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डॉक्टर पी.आर. गुप्ता साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, आपने एक चिकित्सक की भूमिका के साथ साथ आपने एक एडवाइजर की भूमिका में भी आप लोग रहे, और बहुत समय समय पे कोविड से कैसे निपटना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, वो भूमिका में भी आप लोग रहे। तो सर इस एक्सपीरियंस को आपके को हम जरा दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। दोहरी भूमिका आप लोगों ने अदा की। जी, निश्चित तौर पर यह दोहरी भूमिका थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थी। ये मैं रमन शर्मा जी को और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सर्वप्रथम
एक अदृश्य शत्रु से लड़ाई की शुरुआत की। हम लोग इस फील्ड में बाद में आए थे, क्योंकि जो शुरू में जो इटली के केसेस आए थे वो SMS पे ऐड किए थे, और जैसे जैसे कोरोना की प्रथम वेव आई और मुख्यतः मैंने तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ही पेशेंट्स का किया, क्योंकि उस समय वैक्सीन नहीं लगा था और मेरी एज और डायबिटीज के कारण मुझे वार्ड में जाना अलाउड भी नहीं था। इसलिए मैंने पूर्णतया ऑनलाइन ट्रीटमेंट पेशेंट्स का किया, लेकिन ऑनलाइन ट्रीटमेंट को इतना सरल और पेशेंट फ्रेंडली बनाया कि पेशेंट को ये लगा ही नहीं कि मैं डॉक्टर उनके पास नहीं हूँ, और यही मेरे ट्रीटमेंट की सफलता थी कि मरीजों ने उसको सराहा और उससे मरीज ठीक हुए। और ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, मुझे पहले पता नहीं था ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और बाद में तो ऐसा मॉडल बन गया कि सेकेंड वेव में मैं इस ट्रीटमेंट को काफी मरीजों को हेल्प करने में कामयाब रहा। जी निश्चित रूप से देखिए, हम कोरोना का नाम सुनकर के भी हम डर जाते, कांप उठते हैं, लेकिन ये वो चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना पेशेंट के साथ में उसे दुलारते हुए, उसे आत्म सम्मान देते हुए, उसमें मनोबल बढ़ाते हुए उसको इस पेंडेमिक से बाहर लाने की पूरी कोशिश की है। आपको ध्यान होगा कि सेकेंड वेव में जब डेल्टा वायरस जिस तरह से घर करता जा रहा था, उस समय बड़े हालात इस तरह के बन गए थे कि अब क्या होगा, लेकिन हमारे चिकित्सक पेशेंट के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ में अपनत्व की भूमिका अदा की उन्होंने, चिकित्सक के साथ साथ उनका मनोबल टूटने नहीं दिया, क्योंकि सांसें टूट रही थी, लेकिन उनके अटेंडेंट हो, क्योंकि ये हम मान के चल रहे थे कि जो पेशेंट के साथ है ये पक्का ही वो कोविड पेशेंट बन सकता है, उसकी संभावनाएं होती हैं, लेकिन चिकित्सकों ने पूरी तरह से, अब कहें कि साहब पीपी किट पहने हुए थे, पीपी किट को आम इंसान, मैं दावा कर सकता हूं, 1 घंटे से ज्यादा वियर नहीं कर सकता, उसे पहन नहीं सकता। हमारे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ सुबह से रात तक, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पीपी किट में किस तरह से पूरी बॉडी गीली, एक तरह से हमने देखा है कि किस तरह से पसीने टपकते हैं, लेकिन वो काम कर रहे होते थे। पहली वेव में बहुत सारे लोगों को उनका बर्थडे वार्ड में बना रहे हैं वो चिकित्सक जिन्होंने पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस पेंडेमिक से बाहर लाने की हर कोशिश की, हर तरह का एक नुस्खा ज़ाहद किया, वो चाहे मनोबल बढ़ाने के लिहाज से हो, आपकी ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए हो, आपका, मैं कहूंगा कि आपकी उम्र बढ़ाने के लिए, अगर आपको इलाज सफल मिला, आप जिंदगी जी रहे हैं, तो आपकी उम्र डॉक्टर्स ने बढ़ाई है। मैं डॉक्टर शिव गौतम साहब के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका एक अलग तरह का एक एक्सपीरियंस रहा, मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आप एक चिकित्सक के साथ साथ, आपको सैल्यूट करूंगा मैं कि आप एक लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रहने के बाद इस जंग को जीत करके आए। ये एक चिकित्सक होने के नाते आप जंग जीत पाए या फिर कोई दूसरा कारण रहा? 22 मार्च से कोरोना जब से शुरू हुआ, हालांकि 2020 में की यस बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय हमने अपने अस्पताल में निश्चय किया था कि हालांकि डायरेक्ट हमारे पास कोविड के पेशेंट नहीं आते, लेकिन कौन रोगी कोविड से पीड़ित है इसकी हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए हमने पूरी सुरक्षा के साथ 3 डॉक्टर्स हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं, डॉक्टर मनस्वी और डॉक्टर अनीता, हम लोग पूरी सुरक्षा के साथ काम कर रहे थे और 25 नवंबर तक हमने रेगुलर सर्विसेज दी। कुछ लोग पॉजिटिव से नेगेटिव होके भी आए, लेकिन सौभाग्य से, दुर्भाग्य से, कैसे भी कहें, हम तीनों डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हॉस्पिटल में। और आप सोचिए कि 4 एडल्ट्स एक फैमिली में हैं, चारों कोरोना पॉजिटिव हैं, इंक्लूडिंग माय वाइफ, और वो बच्चों को मैनेज करना, हॉस्पिटल को मैनेज करना, कैसे काम करेंगे। तो 29 नवंबर को मेरा एडमिशन हुआ राजस्थान हॉस्पिटल के आईसीयू में, और मैं 51 डेज तक लगातार मेडिकल आईसीयू में रहा। और कौन सा कोविड का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, चाहे वो बायलैटरल न्यूमोनिया हो, चाहे अर्ली स्टेज ऑफ इस्चेमिक कार्डियक फेलियर हो, डिहाइड्रेशन हो, सारे कॉम्प्लिकेशंस मुझे हुए। इसकी मैं डिटेल में बातचीत अभी नहीं करना चाहूंगा। यस सर। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि कोविड होने से पहले रोगी के मन में जो आशंका होती है, डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है। मेरे पास सामान्य लोगों के टेलीफोन आए जिनको कोविड पॉजिटिव नहीं थे,
लेकिन कोविड के डर की वजह से उनको मानसिक परेशानियां थी और उनको हम टेलीफोनिकली एडवाइस कर रहे थे और हल्का सा कोई एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी देना हो तो वो भी दे रहे थे। उसके बाद जब मेरा अपना 51 दिन तक कंटिन्यूअस आईसीयू में मैं रहा तो मुझे लगता है कि 4 चीजें इसमें काम आती हैं। पहली चीज, रोगी का स्वयं का संकल्प कि मुझे ठीक होना है, स्ट्रॉन्ग विल एंड पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने हमेशा अपने मन में ये रखा कि मुझे वापस ठीक होके घर जाना है और अपने बचे हुए काम पूरे करने। उसके बाद आईसीयू के 51 दिन के दरमियान फिजियोथेरेपी और जो एक्टिविटी चल रही थी, दवाएं चल रही थी, उसके अलावा जितना समय बचा मेरा फेवरेट पुस्तक है भगवत गीता, जिस पर मेरा अपना शोध है मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में, आप उसके आज जिक्र नहीं करूंगा। यूट्यूब पर मैंने बहुत लिखा है, उसके बारे में कहा भी है और बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो कि मेरे चैनल पे डॉक्टर शिव गौतम हेल्थ एजुकेशन पे अवेलेबल है। तो वो मैंने मंगा के दोबारा से पढ़ी। ऋग्वेद मैंने पढ़ा और बहुत सारी साइकोलॉजिकल बुक्स जो कि पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड है वो मैं पढ़ता रहा। और मैंने उसी दिन अपनी डायरी मंगा ली कि मैं अपनी बीमारी के हर अनुभव को वेंटिलेटर पे इस पे मॉनिटर पे जो रीडिंग्स थी, ब्लड प्रेशर की, हार्ट रेट की, ऑक्सीजन लेवल की और रेस्पिरेटरी रेट, उस रीडिंग के साथ साथ क्या मेरे ऊपर प्रभाव होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट मैं अपनी डायरी में लिखता चला गया। सामाजिक अनुभव, शारीरिक अनुभव, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, और वो डायरी मैंने लगातार लिखी सिर्फ उन 2 दिनों के जब मैं ऑलमोस्ट ट्रूपरोज रहा। और उसके बाद लौट के आने के बाद भी, हालांकि मैं 45 डेज बाद में भी ऑक्सीजन पे रहा अपने घर पर भी, 3 महीने के ऑक्सीजन के दरमियान भी पोस्ट कोविड पीरियड में क्या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए वो मैंने लगातार की। और अब भी मैं अपने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ मजबूती से खेल रहा हूँ। अब मैं दोनों 3 घंटे, क्योंकि डॉक्टर साहब आपका ये एक्सपीरियंस शेयर कराना इस वजह से जरूरी था कि एक चिकित्सक की भूमिका में रहते हुए आपको कोविड ने घेरा और किस तरह से आप बाहर निकल करके आए। निश्चित रूप से आपने प्रैक्टिकली देखा है कि हम आईसीयू में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे हमारा मनोबल को बढ़ाए रखना चाहिए। वो आपका एक्सपीरियंस हमें यहाँ शेयर करना बहुत जरूरी था। मैं डॉक्टर रमन शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, जंग अभी जारी है और हम हारे भी नहीं अभी तक और हारेंगे भी नहीं। ये आप लोगों की वजह से सबको भरोसा है, राजस्थान को भरोसा है, भारत को भरोसा है, दुनिया को भरोसा है। निश्चित रूप से आप लोगों के दूसरे कंट्रीज के साथ में भी आप लोग कुछ जर्नल्स जो छपते होंगे उनको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते होंगे। सर, अभी जो भूमिका है, क्योंकि मैं पहले भी चर्चा की थी कि डॉक्टर्स डे अभी जो हम मना रहे हैं बहुत डिफरेंट वे में मना रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक के बीच हैं और निश्चित रूप से आप लोगों का भी अपना परिवार होता है। मैं थोड़ा फीलिंग शेयर करना चाहूंगा। आप अभी भी रेगुलरली, क्योंकि एक आप फिजिशियन है, किसी व्यक्ति को आता है कि मुझे फीवर हो रहा है सर, आपके पास आता है खांसी जुकाम है, क्योंकि आरटीपीसीआर में भी बहुत जगह ये हुआ कि नेगेटिव आ रहा है लेकिन लंग्स का पता लगा कि उसमें जो इन्फेक्शन है उसका जो चेस्ट का हम स्कैन कराते हो तो 14 जा रहा है। बहुत सारे केस हैं। ऐसे स्थिति में सर आप किस तरह से प्रिकॉशन करते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आरटीपीसीआर पॉजिटिविटी का सवाल है, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। जैसे फीवर आ रहा है, गला खराब है, खांसी है और हमें लग रहा है, अभी तो पेंडेमिक चल ही रहा था अभी तक, तो उसमें हम क्लिनिकल जजमेंट देख के उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ये पॉसिबिलिटी ऑफ कोविड बहुत स्ट्रांग रहती है इसमें। तो इसमें हम एक दूसरा मेथड भी, अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो एक HRCT स्कैन करा के देख लेते हैं, उसमें बायलेटरल निमोनिया। तो अभी हम यही लेके चल रहे हैं कि दूसरे इन्फ्लुएंजा वगैरह तो अभी आ नहीं रहे, दूसरा निमोनिया भी बिल्कुल कम हो गया था पिछली सर्दियों में, तो उसको यही मान रहे हैं कि कोविड निमोनिया है और वो कुछ मार्कर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये कोविड की तरफ जा रहा है। तो उसको देखते हुए प्रोटोकॉल बनाया जाता है और उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ सरकार ने हमसे मांगा है कि आपकी 3rd वेव के लिए क्या तैयारियां हैं, तो उसका हमने भी प्रोटोकॉल बना दिया है। उसमें ये बताया गया कि एग्जिस्टेंट अभी तक क्या था और आगे क्या होना चाहिए।
तो नोवल जो मोडालिटीज हैं उसमें कुछ नई दवाइयां आई हैं, जैसे आपने रेमडेसिविर का खूब नाम सुना होगा। तो रेमडेसिविर का एक नैरो थेरेपेटिक एरिया है जहां पे वो यूज किया जा सकता है, उसके साथ दूसरी नई दवाइयां आई हैं वो जोड़ के हमने बताई हैं। अब अपने को ये एक कुछ पिछले एक्सपीरियंस से एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि डेक्सामेथासोन या स्टीरॉइड नाम की जो दवाइयां हैं उसका आज पूरी चर्चा हो रही है पूरी तरह से, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव काफी देखने को मिले। तो ये शुरू से हमने कहा जा रहा था कि इसका जो प्रोटोकॉल है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। यूजुअली जो लो डोज ऑफ स्टीरॉइड यूज करते हैं तो हमने उसको थर्ड वेव के लिए भी रखा है कि 10 दिन से ज्यादा ना दिया जाए, और मरीज जल्दी ठीक हो जाए तो 10 दिन से कम में। पर इतना ज्यादा वायरल रेप्लिकेशन फेस में भी शुरू के दिन में पहले दिन ही स्टीरॉइड दे दिया जाता है, उसके कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस टाइप की चीजें काफी आ गई हैं। तो और दूसरा अब लेटेस्ट तीसरी चीज जो लाइफ सेविंग है वो हेपेरिन, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए पिछले प्रोटोकॉल में ये था कि 2 बार हेपेरिन दिया जाए, सुबह और शाम। अब नया प्रोटोकॉल ये आ रहा है कि 1 बार ही सफिशिएंट है। तो कम से कम दवाई, उचित मात्रा में दवाई और राइट टाइम पे राइट मेडिसिन, यही एक संदेश है कि जो बहुत जरूरी है अपने को आगे थर्ड वेव में करने का और पुराने सेकेंड वेव के एक्सपीरियंस को देखते हुए इस्तेमाल करने का। बिल्कुल। गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा। रमन शर्मा साहब ने बिल्कुल कहा, क्योंकि आप लोगों का एक मैसेज बहुत महत्व रखता है। दर्शक जो सुनते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा इस तरह के सिम्टम है, डॉक्टर साहब ने ये बात कही थी, हमें एक बार चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए। यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तीसरी वेव का खतरा बताया जाता है कि आ सकता है, लेकिन अगर वैक्सीनेट होंगे, चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो शायद बच सकते हैं। तो हम आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा और सामने जो खतरा दिखाई दे रहा है, तो उसको किस तरह से हम उसके बीच सामंजस्य बैठाना है, कैसे करेंगे हम? देखिए, ऐसा है कि कोविड में जो 2 दवाइयां निश्चित तौर पर कारगर रही है, उनमें एक है स्टीरॉइड और दूसरी है ब्लड थिनर्स। तो इन 2 दवाइयों को उचित मात्रा में, उचित समय पर और उचित समय तक यदि यूज करेंगे तो ये निश्चित तौर पर कोविड के जो दुष्प्रभाव हैं उनको बचाने में हमारी मदद करेंगे। अभी तक कोविड वायरस के विरुद्ध हमारे पास कोई कारगर दवाई नहीं है, इसलिए तो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको बचाने के लिए इन 2 दवाइयों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो और बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पेट की खराबी है, दस्त है, इनका भी समय के अनुसार अनुकूल उपाय करना जरूरी है। बहुत से मरीज जो मुंह से गोलियां खाकर डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे थे, उनको हमें इंसुलिन पे लेना पड़ा, क्योंकि डायबिटीज का कंट्रोल बहुत जरूरी है। और जो स्टेरॉइड हम यूज करते हैं इससे भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो प्रोटोकॉल में जोड़ के और 30 दिन में सामना जी। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, डॉक्टर शिव गौतम साहब के पास में। जी। जब भी कोई महामारी या कोई आपदा या कोई विपरीत परिस्थितियां जिन्हें हम लंबे समय से फेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साइकोलॉजी पर बड़ा असर आता है उसका, कोई भी हो चाहे वो। हम जो परिस्थिति, ऐसी स्थिति भी देखते हैं कि हम दूसरे की तकलीफ को भी हम उस नजरिए से देखते हैं कि ओ गॉड ये क्या हुआ, हमारे पे उसका भी असर आता है। दुनिया में सर इस वक्त मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी एक बड़ी आवश्यकता है। तो सर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, हम जो देख रहे हैं आज और भविष्य में, अभी फुल स्टॉप लगा नहीं है उस पर, अभी वेव को लेकर एक्सक्लेमेटरी साइनें आ भी सकती है, नहीं भी आएगी, जो भी स्थिति होगी, क्योंकि ये जो वेरिएंट आ रहा है इसका क्या म्यूटेंट होगा, कैसे अपनी रंगत बदल रहा है, क्या रूप बदल रहा है, कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि हिस्ट्री कुछ आ नहीं रही भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। तो सर ऐसी पोजिशन में हमें क्या ख्याल रखना होगा ताकि आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहे? हमारे सामने इस समय 2 चैलेंजेस हैं सर। क्या करें? पहला चैलेंज तो है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, इसकी एंटीसिपेटरी एंजाइटी लोगों में बहुत है। आए दिन लोग मुझसे, फॉर्चुनेटली अब मैं वीडियो कॉल पर पेशेंट्स देखने लगा हूँ और 3 घंटे प्रतिदिन मैं वीडियो कॉल से अपने पेशेंट्स को सबको देखता हूँ। बाकी मेरे जूनियर विंग के डॉक्टर्स हैं, वो सारे संभाल रहे हैं, और मेरे लिए मैं उन्हीं को देखता हूँ जो इंसिस्ट करते हैं कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। तो एंटीसिपेटरी एंजाइटी जो है वो इतनी ज्यादा है पहले से ही कि साहब क्या होगा, और
ये एंजाइटी ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों में जो डर है उसको एलिविएट करने की आवश्यकता होती है। इसमें इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, अवसाद होता है, डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, इंसोम्निया, नींद की कमी, इनवेरिएबली ऐसे पेशेंट्स में अनिद्रा हो जाती है या डिस्टर्ब्ड स्लीप हो जाती है। और उसके अलावा होपलेसनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको काउंसलिंग के माध्यम से और समझाइश के माध्यम से ठीक करना बहुत आवश्यक है। तो पहली चीज तो मैं ये मानता हूं कि हमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी को दूर करने के लिए, जैसे आप पास कर रहे हैं, इस तरह से सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से प्रयास करना बहुत जरूरी है। जो कि शारीरिक प्रोटोकॉल जो रमन साहब ने बताया अभी, वो हमारे प्रोटोकॉल में मेंटल हेल्थ कंपोनेंट को लगाना बहुत जरूरी है। और जितना हम मेंटल हेल्थ कंपोनेंट को उसके साथ रखेंगे तो हमारा फियर कम हो जाएगा और लेवल ऑफ मेडिकेशन जो आवश्यक है उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। जी। तो पहला चैलेंज तो हमारे सामने ये है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, वो पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस जो लोगों के हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है और जरा सा वो एफर्ट करता है तो 95 में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल होना चाहिए वो खट से 85 आ जाता है। और जैसे 85 आता है उस पेशेंट को एंजाइटी हो जाती है कि ये लो मैं तो अभी ठीक नहीं हुआ। जबकि वही व्यक्ति अगर 2 मिनट बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, दीर्घ श्वास करे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करे, तो आई एम श्योर, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव भी है, तो उससे उसका ठीक हो जाता है। तो हमने हमारे हॉस्पिटल में एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी एक कल से ही हम शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा समय का अभाव है, एक आधा मिनट लूंगा सर। फ्री रिहेबिलिटेशन ऑफ लंग्स, इसके सर्विसेज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं और बाकायदा इन लोगों को एक फिजियोथेरेपी के माध्यम से, एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के माध्यम से पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भी हमें ट्रीट करना बहुत जरूरी है। राइट सर, निश्चित रूप से देखिए कभी भी कुछ इस तरह की होती है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि कभी भी पेंडेमिक का दौर होता है तो हमें जिसको वो बीमारी हो उसके पोस्ट इफेक्ट्स आ सकते हैं, अक्सर देखा जाता है, जिसका हमने जिक्र भी किया है। दूसरा साइकोलॉजी पर जरूरी नहीं है जो पेशेंट है उसकी पे तो आ ही सकता है, उसके आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने देखा उस पर बहुत असर आता है। तो हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दक्ष और सक्षम रहना है, ये बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से डॉक्टर से यही कहते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, आप तभी लड़ाई लड़ पाएंगे। एक जवान जब सोल्जर के रूप में वो सीमा पे जाता है तो हम उसका ख्याल रखते हैं कि वो पहले स्वस्थ रहेगा तभी वो युद्ध लड़ पाएगा। अगर वो सोच बहुत जरूरी है। हाँ, अगर उसके पाँव में लगी हुई होगी, फीवर हो रहा होगा या कहीं पे लगेगा कि उसके फुंसियां हो रही हैं, तो वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हर व्यक्ति वॉरियर है। आप इसी मायने में वॉरियर हैं कि आप अगर कोई काम नहीं है, बेवजह अगर आप नहीं घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको भी सैल्यूट करना बनता है कि आप उन लोगों के लिए खुद सरदर्द नहीं बन रहे हैं। हम देखते हैं अक्सर कि जिनको कोई काम नहीं है तो भी झुंड के झुंड चल रहे हैं। आप बाहर मत जाइए, काम है तो जरूर जाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको। सरकारों ने इसी वजह से लॉकडाउन को विड्रॉ किया है कि आप लोग काम कर सकें। लेकिन अगर बेवजह आप घूम रहे हैं, कहीं पे भी जाके आप थूक रहे हैं, आप साथ में बीमारी लेके आ सकते हैं, दे के आ सकते हैं। कोरोना सबके साथ में रिश्तेदारी निभा सकता है। वो कभी ये नहीं करता है कि दुनिया में अभी जो मैं देख रहा हूँ 21वीं सदी में, एक यही तो एक ऐसा है कि जिसको सभी एक नजरिए से देखता है। वो गरीब, अमीर, भूखा, नंगा सबको एक नजर से देखता है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए। शायद डॉक्टर्स को हम सैल्यूट तभी पूरी कर पाएंगे कि जब निश्चित रूप से उनके प्रोटोकॉल को हम फॉलो भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगेन डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।